हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसआर एकेडमी। तो आइए बच्चों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने अगले टॉपिक को। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने एक्सेस प्रेशर को अच्छे से पढ़ लिया होगा। हमने जो भी क्वेश्चंस किए थे, जो भी प्रूफ वगैरह देखे थे, आपको उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। और आपने ये जो लास्ट का स्लाइड है, ये अच्छे से रिवाइज किया होगा। हमने जितने भी फॉर्मूलाज लास्ट टाइम सीखे थे, वो सारे के सारे सब यहाँ पे मैंने लिख दिए थे। ठीक है बच्चों, अच्छे से इनको रिवाइज करो और कम से कम 5 टाइम्स अपने रफ बुक में लिख के प्रैक्टिस करो, तभी जाके सारे के सारे आपको याद होने वाले हैं। चलिए, तो आज जो अपना सेकंड लास्ट टॉपिक, क्योंकि इसके बाद एक लास्ट टॉपिक पढ़ने वाला, लास्ट टॉपिक बचने वाला आपका कैपिलरी फॉल, जहां पे हम लोग सीखेंगे सरफेस टेंशन का एक नया फॉर्मूला। उसके बाद आपका चैप्टर मान के चलो 70% कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा केवल 30% फ्लूइड्स इन मोशन। वो इतना लेंदी नहीं है, वहां पे प्रूफ भी सिंपल है, कंसेप्ट भी सिंपल है, डेरिवेशन भी सिंपल है। बस आपको फॉर्मूले ध्यान में रखने बस। ठीक है बच्चों, चलो तो आओ यहां पर देखो। यहां पर क्या लिखा हुआ है, एंगल ऑफ कांटेक्ट में मैंने नीचे एक सवाल लिखा हुआ है, व्हाई द लिक्विड सरफेस बेंड नियर इट्स कांटेक्ट विद सॉलिड सरफेस। अगर आपने कॉलेज में केमिस्ट्री के प्रैक्टिकल्स किए हुए होंगे, और अगर आपने टेस्ट ट्यूब में मर्क्यूरी लिया हुआ होगा, या फिर आपने मर्क्यूरी को देखा होगा किसी ट्यूब के अंदर, तो आपने देखा होगा कि वो सरफेस के यहां पे बेंड होता है। या फिर कोई और लिक्विड देखा होगा, तो आपने देखा होगा वो दो टाइप में बेंड होता है। वो बेंडिंग कैसा होता है उसका मैं आपको दिखाता हूं। वो बेंडिंग होता है, देखो, वो बेंडिंग दो टाइप में होता है। ठीक है, बन जा मेरे भाई। ठीक है बच्चों, देखो, वो बेंडिंग ना दो टाइप में होता है। या तो वो ऐसा होगा, या तो वो ऐसा होगा। ठीक है, वो बेंडिंग दो टाइप में होता है। तो ये सरफेस के यहाँ पे बेंड क्यों होता है, आज हम लोग उसके बारे में देखेंगे। ठीक है, ये जो बेंड है इसको बोला जाता है कॉन्क्यू मिनिस्कस। वैसे तो बेंड को बोला जाता है मिनिस्कस, बट जो इस टाइप का बेंड है इसको मैं बोलता हूं कॉन्क्यू मिनिस्कस। क्या बोलते हैं इसको? कॉन्क्यू शेप है। मिनिस्कस के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। और ये वाला शेप है अपना कॉन्वेक्स, जिसको बोलूंगा मैं आगे कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, देख लो, मैंने एक बड़ा बड़ा बीकर लिया है, उनके अंदर एक मैंने ट्यूब डाला है। तो एक जगह पर सरफेस कैसा बेंड हुआ है, ऐसा बेंड हुआ है, और एक जगह पर सरफेस ऐसा बेंड हुआ है। अब यहाँ पे मैंने कुछ एंगल लिए, ये एंगल कैसे लिया जाता है ये भी मैं आपको आगे बताऊंगा। उससे पहले ये लाइन पढ़ लो आप लोग। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम कैन नॉट सस्टेन टेंजेंशियल स्ट्रेस, the resultant force or any small part of the surface layer must be perpendicular to the surface at that point। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहां से आपको समझना है। the resultant force on any small part of the surface layer, ठीक है, any small part of the surface layer must be perpendicular to the surface at that point। आइए देखिए, अभी यहां पर सपोज कीजिए ये एक मेरा बीकर है, इसके अंदर मैंने पानी भरा हुआ है। अब डेफिनेटली पानी तो ऐसा दिखता नहीं होगा, ठीक है, कुछ भी भरा हो, फ्लूइड लिक्विड कुछ भी हो, यहाँ पर वो दो शेप लेता है। वो दो शेप लेता है, या तो ऐसा लेगा, ठीक है, ऐसा बनाता हूं, या तो वो ऐसा वाला शेप लेगा, ठीक है, या फिर वो ऐसा वाला शेप लेगा। ठीक है, वो या तो ऐसा वाला शेप लेगा या फिर वो ऐसा वाला शेप लेगा। अब ध्यान से देखना, इस टाइप के शेप को मैं क्या बोलता हूं? कॉनकेव। और इस टाइप के शेप को कॉन्वेक्स बोलता हूं मैं। ओके, कोई डाउट है इसके अंदर? आपको कोई डाउट नहीं है? चलो लिख लो यार यहां पर इसको। अब आप लोग नाम लिख लो, नाम लिख लो यहां पे इसका। ये क्या है आपका? ये है कॉनकेव मिनिस्कस। क्या है बच्चों? ये है कॉनकेव, कॉनकेव मिनिस्कस। और ये है कॉन्वेक्स मिनिस्कस। क्या है ये? कॉन्वेक्स मिनिस्कस। ठीक है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस। अब चल थोड़ा पीछे हो जा मेरे भाई। कॉन्वेक्स मिनिस्कस, ठीक है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस। चलिए बढ़ते हैं आगे।
अब ध्यान से देखो, कॉन्टेक्ट एंगल एंड शेप ऑफ द लिक्विड सरफेस क्या लिखा हुआ है। मेनिस्कस इज द कर्व इन द अपर सरफेस ऑफ अ लिक्विड टू द सरफेस ऑफ द कंटेनर और अनदर ऑब्जेक्ट कॉज्ड बाय सरफेस टेंशन, कोहेसिव फोर्स एंड अधेसिव फोर्स। अब देखो मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। अब मैं आपको क्या बताना चाहता हूं, कहां गया वो स्लाइड मेरा, ये रहा। ठीक है, इस स्लाइड को मैं नीचे लेके आता हूं जरा। चलो, अब इतना आपने लिख लिया होगा ना, अब इसकी हमको जरूरत और है। चलो, अब देखो यहाँ पर सपोज करो मेरा एक कंटेनर है जिसके अंदर एक लिक्विड है, प्लेन सरफेस है। अगर मैं आपको पूछूं कि बच्चों बताओ यहाँ जो लिक्विड है, यहाँ लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन सा फोर्स होगा, लिक्विड और लिक्विड के बीच में कौन सा फोर्स होगा। आप लोग बोलोगे बच्चों यहाँ पर लग रहा होगा कोहेसिव फोर्स। कौन सा फोर्स लग रहा होगा बच्चों यहाँ पर लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा होगा कोहेसिव फोर्स। ठीक है, क्या लग रहा होगा बच्चों यहाँ पे लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में, क्या लग रहा होगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स के बीच में लग रहा होगा कोहेसिव फोर्स। और ये उसका क्या है, ये उसका सिंबल है। ठीक है, ठीक है, तो वो रुको जरा, थोड़ा यहाँ पर मैं डायग्राम बना लूं और यहाँ पर उसको उतार लूं। ठीक है, अब हम लोग इसको लेके चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा इसके बीच में। ठीक है, क्या लग रहा होगा यहाँ पर, कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। और वो कोहेसिव फोर्स कैसा होगा बच्चों, वो कोहेसिव फोर्स होगा हर एक डायरेक्शन में। क्या होगा वो कोहेसिव फोर्स होगा हर एक डायरेक्शन में। ठीक है, क्या होगा वो हर एक डायरेक्शन में वो कोहेसिव फोर्स का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो यहां पर इस मॉलिक्यूल, देखो ये जो एक मॉलिक्यूल है अपना, ये लिक्विड से लिक्विड के बीच में क्या लगा रहा होगा, कोहेसिव फोर्स लगा रहा होगा। मतलब मैं क्या बोल सकता हूं, मतलब मैं बोल सकता हूं कि लिक्विड का लिक्विड से, ठीक है, कि लिक्विड से क्या लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, और लिक्विड का सॉलिड से कौन सा फोर्स लग रहा होगा बच्चों, लिक्विड का सॉलिड से कौन सा फोर्स लग रहा होगा, अधेसिव फोर्स लग रहा होगा। कौन सा लग रहा होगा, अधेसिव फोर्स लग रहा होगा। ओके, अब ध्यान से देखो, लिक्विड का लिक्विड के बीच में लग रहा है कोहेसिव फोर्स। यहां पर ग्लास सरफेस है, तो यहां पर कौन सा फोर्स लग रहा होगा इनके बीच, अधेसिव फोर्स लग रहा होगा। और ये जो अधेसिव फोर्स लग रहा है बच्चों, ये हर साइड क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, और कोहेसिव फोर्स भी बराबर लग रहा होता है, इसलिए ये लिक्विड प्लेन है। बट सपोज करो ये लिक्विड प्लेन ना होकर ऐसा हो जाए। ठीक है, सपोज करो कि ये लिक्विड प्लेन ना होकर ऐसा हो जाए, तो यहां पर क्या हो रहा होगा, ध्यान से देखना। तो यहां पर क्या हो रहा होगा बच्चों, यहां पर इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, इस पॉइंट की बात करता हूं, इस पॉइंट पे क्या लग रहा होगा। ठीक है बच्चों, इस पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, इस पॉइंट पे लग रहा होगा अधेसिव फोर्स। ठीक है, इस पॉइंट पे क्या लग रहा होगा, अधेसिव फोर्स लग रहा होगा। और यहां पर टेंजेंशियली या टूवर्ड्स द लिक्विड, या टूवर्ड्स द लिक्विड, ये क्या लग रहा होगा, ये लग रहा होगा कोहेसिव फोर्स। ठीक है, वाटर लेवल है ना, यहाँ पर क्या लग रहा होगा, कोहेसिव फोर्स लग रहा होगा। बट एक बात और, कि कोहेसिव फोर्स छोटा होता है यहाँ पर कोहेसिव फोर्स क्या होता है, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स छोटा होता है। ठीक है बच्चों, यहाँ पर कोहेसिव फोर्स क्या होता है, छोटा होता है, अधेसिव फोर्स है। सपोज करो अगर आप लोग साइड से किसी चीज को खींचो, ठीक है, तो उसका बीच में शेप कैसा होगा, ऐसा होगा ना, शेप कैसा होगा उसका, ऐसा होगा, कॉनकेव टाइप में। और बीच का जो खींचने वाला फोर्स है वो कम हो, लेकिन हो थोड़ा सा, लेकिन वो कम हो, तो शेप कैसा बनेगा, इस टाइप का बनेगा। अभी इसके पीछे का हम लोग रीजन भी देखेंगे। सिर्फ इतना समझना आपको कि अगर कॉनकेव मिनिस्कस है अपने पास, कि अगर अपने पास कॉनकेव मिनिस्कस है, तो उसके अंदर क्या होता है, लार्ज अधेसिव फोर्स होता है। क्या होता है बच्चों, उसके पास लार्ज अधेसिव फोर्स होता है। ठीक है, कैसा होता है, लार्ज अधेसिव फोर्स होता है। और
स्मॉल कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, लार्ज अधेसिव फोर्स होता है और स्मॉल क्या होता है, और स्मॉल कोहेसिव फोर्स होता है। बट अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स मेनिस्कस की, अगर मैं बात करता हूं कॉन्वेक्स मेनिस्कस की, तो ध्यान से देखना यहाँ पे आप लोग, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। ठीक है, क्या देखना है यार बच्चों, कि ये आपका क्या होगा, टेंजेंट होगा यहाँ पर, मतलब कि यहाँ पर ध्यान से देखना कि एक फोर्स तो यहाँ पे लग रहा होगा। ठीक है, एक फोर्स तो आपका यहाँ पे लग रहा होगा। ऐसे वाले केस में क्या होता है मालूम है, ऐसे वाले केस में आपका कोहेसिव फोर्स ज्यादा होता है। वो हम लोग ने एंगल ऑफ कांटेक्ट बना दिया था, कोहेसिव फोर्स आपका ये होगा। ठीक है, ये आपका क्या होगा, ये आपका कोहेसिव फोर्स होगा और ये आपका होगा अधेसिव फोर्स। क्या होगा बच्चों, ये आपका होगा अधेसिव फोर्स। जैसे कि इस वाले केस में, मेनिस्कस के केस में अधेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। कॉन्वेक्स मेनिस्कस वाले में, कॉन्वेक्स मेनिस्कस वाले में क्या होता है, कोहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन अधेसिव फोर्स। ठीक है, अब इसका शेप कॉन्वेक्स क्यों होता है वो हम लोग आगे देखेंगे, केवल अभी के लिए इतना ध्यान में रखो आप लोग। ठीक है, तो मैं यहां पे क्या लिख सकता हूं, मैं यहां पे लिख सकता हूं लार्ज कोहेसिव फोर्स, लार्ज कोहेसिव फोर्स एंड स्मॉल अधेसिव फोर्स, लार्ज कोहेसिव फोर्स एंड स्मॉल अधेसिव फोर्स। ठीक है, लार्ज कोहेसिव फोर्स एंड स्मॉल अधेसिव फोर्स। समझ गए आप लोग। यहाँ पर जो ये वाला कंपोनेंट होगा, कौन सा, कोहेसिव फोर्स वाला कंपोनेंट, वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा और ये वाला कम होगा। ठीक है, इतना समझ गए। चलो लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो, फटाफट लिख लो। ठीक है बच्चों, चलो बढ़ते हैं आगे हम लोग। चलो देखो, कॉन्टेक्ट एंगल एंड शेप ऑफ द लिक्विड। देखो यहाँ पर क्या है, द मेनिस्कस ऑफ द कर्व, स्लाइड्स तो है ना, हाँ स्लाइड्स आ रही है, चलो ठीक है। The meniscus is the curve in the upper surface of the liquid to the surface of the container or another object caused by surface tension, cohesive force and adhesive force। मतलब ये क्या बोलना चाहता है, ये बोलना चाहता है कि जो कर्व बनता है, ठीक है, उस कर्व को बोला जाता है मेनिस्कस। उस कर्व को क्या बोला जाता है, उस कर्व को बोला जाता है मेनिस्कस। जो ये वाला कर्व होता है उसको बोला जाता है कॉनकेव मेनिस्कस। क्या बोला जाता है उसको बच्चों, उस कर्व को बोला जाता है कॉनकेव मेनिस्कस। और इस वाले कर्व को बोला जाता है कॉन्वेक्स मेनिस्कस। क्या बोला जाता है, कॉन्वेक्स मेनिस्कस। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए बढ़ते हैं आगे अभी हम लोग। ठीक है, देखो, द एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू मेनिस्कस एंड टेंजेंट अलोंग द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस टुवर्ड्स द लिक्विड इज कॉल्ड द कांटेक्ट एंगल। अब देखो, अब यहाँ पे मेन चीज ये है कि कांटेक्ट एंगल कैसे पहचानना, ये हमको आना चाहिए। सपोज करो कि मेरे पास दो ट्यूब दिए गए हैं, उनके अंदर जो लिक्विड है, एक है कॉन्वेक्स और एक है कॉनकेव मेनिस्कस वाला। ये कौन सा है, कॉनकेव, ये है कॉन्वेक्स और ये है कॉनकेव। ठीक है, अब देखो, अब मुझे ना यहाँ पर कांटेक्ट ऑफ एंगल कैसे निकालना है या फिर एंगल ऑफ कांटेक्ट कैसे निकालना है, कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। एक टेंजेंट आपको लेना है सरफेस के अलोंग। कौन सा सरफेस, लिक्विड सरफेस के अलोंग। ठीक है, एक टेंजेंट आपको लेना है लिक्विड सरफेस के अलोंग और एक टेंजेंट आपको लेना है सरफेस अलोंग द लिक्विड। ठीक है, देखो ना, एंगल बिटवीन द टेंजेंट टू द मेनिस्कस एंड टेंजेंट अलोंग द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस एंड टेंजेंट अलोंग द सॉलिड लिक्विड इंटरफेस। समझ गए आप लोग, कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं। तो ये एंगल क्या है यहाँ पर, ये एंगल थीटा बना है। कोई प्रॉब्लम है नहीं, बिल्कुल नहीं है। चलो अब ध्यान से देखो, क्या बोला है, एक टेंजेंट मेनिस्कस के अलोंग और उसके कर्व के अलोंग और एक टेंजेंट अलोंग द लिक्विड सरफेस इंटरफेस। क्या हो गया, ये थीटा हो गया।
सिंपल भाषा में अगर मैं यहां पर बोलूं तो आप लोग ऐसा लिख सकते हो, एक टेंजेंट मिनिस्कस के कर्व के अलोंग, ठीक है, एक टेंजेंट मिनिस्कस के कर्व के अलोंग और एंड एक सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के अलोंग, और एक सॉलिड लिक्विड इंटरफेस के अलोंग। यहां से आपको जो बीच का एंगल मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, एंगल ऑफ कांटेक्ट और कांटेक्ट एंगल लिक्विड इंटरफेस के अलोंग। ठीक है बच्चों, अपनी व्हाट्सएप भाषा में नोट्स बना सकते हो, बना लो यार, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए तो अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे जो भी पार्ट है वो आपका थ्योरी पार्ट ही है। ठीक है, चलिए देखिए सेम स्लाइड रिपीटेड है, ये सब आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है बच्चों। ठीक है, ताकि आपको थ्योरी क्या लिखनी है एक एक लाइन का मैं यहाँ पे मतलब आपको बताने वाला हूं, तो अपनी किताब साथ में लेकर बैठना। ठीक है, देखो यहाँ पर व्हेन अ लिक्विड सरफेस कम्स इन कांटेक्ट विद अ सॉलिड सरफेस इट फॉर्म्स अ मेनिस्कस व्हिच कैन बी एदर कॉन्वेक्स। अगर मर्क्यूरी ग्लास है, देखो कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है, हमने ध्यान से देखा तो कॉन्वेक्स वाला कहां गया अपना भाई, देखो 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 कॉन्वेक्स वाला कहां गया। कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है बच्चों, लार्ज कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक है, कॉन्वेक्स वाले में क्या होता है, लार्ज कोहेसिव फोर्स होता है। और मर्क्यूरी में क्या होता है, लार्ज कोहेसिव फोर्स होता है। मर्क्यूरी के ड्रॉपलेट्स को काटना मुश्किल होता है, तो मर्क्यूरी के ड्रॉपलेट्स क्या होता है, आपस में चिपके हुए रहते हैं, इसलिए मर्क्यूरी वाले में क्या होता है, कॉन्वेक्स मिनिस्कस दिखता है मेरे को। ठीक है, समझ गए, चलो यार बेस्ट है। देखो यहां पर, ठीक है, it forms a meniscus which can be either convex mercury glass। मर्क्यूरी क्या होता है, उसके अंदर लार्ज कोहेसिव फोर्स होता है। ठीक है बच्चों, लार्ज कोहेसिव फोर्स होता है इसके अंदर, इसके लिए क्या शो करता है, कॉन्वेक्स शो करता है। और कॉनकेव वाटर ग्लास, भैया वाटर वाटर का केस रहेगा तो वहां पे लार्ज अधेसिव फोर्स रहेगा। आपने देखा होगा वाटर सरफेस के साथ में चिपक जाता है, वाटर सरफेस के साथ में चिपक जाता है, इसलिए वहां पे मेनिस्कस कैसा बनता है, कॉनकेव बनता है। ठीक है, the angle of contact theta between a liquid and a solid surface is defined as the angle between the tangents drawn to the free surfaces of the liquid and surface to the solid, the point of contact measure within the liquid। भाई साहब ये सीधा सीधा बता रहे कि एंगल ऑफ कांटेक्ट लेना क्या है, एक लाइन आपको मारनी है कर्व के टेंजेंट की ओर, और दूसरी लाइन आपको माननी है सॉलिड लिक्विड सरफेस अलोंग द लिक्विड की ओर। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये हमारा कंप्लीट हुआ। आ जाओ, अब देखो ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है, स्लाइड में कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, क्योंकि आपको ये डायग्राम भी समझाना पड़ेगा बच्चों। अगर आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे रहोगे तो बेस्ट होगा वो आपके लिए। ठीक है, अगर आप लोग टेक्स्ट बुक लेके बैठे रहोगे तो वो आपके लिए बेस्ट होगा। ठीक है, लेके बैठे रहोगे तो बेस्ट होगा। पहले हम देख लेते, देखो अब मैं कौन सा मिनिस्कस डिस्कस करने वाला हूं आपसे, मैं डिस्कस करने वाला हूं कॉनकेव मिनिस्कस कैसे बनता है। ठीक है, और एक्यूट एंगल ऑफ द कॉन्टेक्ट। ठीक है, यहां पे एंगल क्या होता है, एक्यूट होता है, देखा हमने अभी यार। एंगल क्या होता है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। कॉनकेव में क्या होता है, कॉनकेव में क्या होता है, थीटा इज एक्यूट। थीटा यहां पर क्या होता है, थीटा यहां पर होता है ऑब्ट्यूस, और ये वाले केस में थीटा क्या होता है, ये वाले केस में थीटा होता है एक्यूट। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आगे। कहां गया भाई, ये आ गया, चलो यार लौट के आ जाओ। देखो 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 देखो, ठीक है, कॉनकेव मिनिस्कस डिस्कस करने वाले। ये जितनी थ्योरी यहां पर लिखी हुई है, ये जितनी थ्योरी यहां पर लिखी हुई है, डिट्टो बच्चों मैंने आपके टेक्स्ट बुक से उठाई है, आपको लाइन बाय लाइन में समझाने वाला हूं। ये थ्योरी समझना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर पेपर में सवाल बना, थ्योरी यही लिख के आना है आपको, थ्योरी यही लिख के आना है, बिल्कुल भी कोई ऑप्शन नहीं उसके अंदर आपको, ना 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 कोई ऑप्शन नहीं है, थ्योरी यही लिख के आना है। ठीक है, चलो एक बार हम लोग रीड भी कर लेते हैं। ठीक है, figure shows the acute angle of the contact of a liquid surface। एग्जांपल क्या लिया गया, केरोसिन इन अ ग्लास बॉटल। कंसीडर अ मॉलिक्यूल सच एज ए। ठीक है, मैंने यहां पे एक
मॉलिक्यूल कंसिडर किया भाई साहब, चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। On the surface of the liquid near the wall of the container, the molecule experience the both cohesive as well as adhesive force। भाई साहब ये क्या बोल रहा है, अगर मैंने यहां पर एक मॉलिक्यूल ए लिया हुआ है तो वो दोनों फोर्स फील करने वाला है, उसको दूसरा लिक्विड मॉलिक्यूल भी खींचेगा प्लस ग्लास का adhesive फोर्स, दोनों खींचेंगे, वो दोनों फोर्स फील करने वाला है। ठीक है, चलो इन दिस केस सिंस द वॉल इज वर्टिकल द नेट adhesive फोर्स एपी, एपी क्या शो कर रहा है मेरा बच्चों, देखो ये एपी क्या शो कर रहा है, एपी शो कर रहा है नेट adhesive फोर्स को, किसको शो कर रहा है, एपी, एपी शो कर रहा है नेट adhesive फोर्स को, एफ लिख देता हूं मैं। ठीक है, एक्टिंग ऑन द मॉलिक्यूल ए इज हॉरिजॉन्टल, ठीक है, एंड द नेट कोहेसिव फोर्स एसी एक्टिंग ऑन अ मॉलिक्यूल इज डायरेक्टेड नियरली 45 डिग्री टू अदर ऑफ द सरफेसेस। ठीक है, ये क्या है मेरा एसी, कहां, ये देखो ये है मेरा एसी। ठीक है, ये क्या है, ये मेरा एसी है। अबे यार क्या हो रहा है, ये क्या, ये मेरा एसी है। ठीक है, जो यहां पे एक्ट हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखना, मैग्नीट्यूड ऑफ एडहेसिव फोर्स इज सो लार्ज दैट द नेट फोर्स AR is directed, net force AR is directed inside the solid for equilibrium or stability of a liquid surface. The net force AR acting on the molecule A must be normal to the liquid surfaces। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। For the resultant force AR to be normal to the tangent, the liquid near the wall should be pile up against the solid boundary। भैया बहुत थेरी दी है यार, सीधे आ जाओ, काम की बात करते हैं। देखो यार यहाँ पर देखो, एक कॉन्क्यू मिनिस्कस दिया गया, हम लोग कॉन्क्यू मिनिस्कस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा अच्छे से शांति दिमाग से समझना इसको। मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया है, स्फीयर शेप में ले लेता हूं मैं इसको। ठीक है, मैंने इस पॉइंट पे एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया हुआ है, ध्यान से देखो इसको। ठीक है, मैंने एक मॉलिक्यूल कंसिडर किया हुआ है। ठीक है, अब ध्यान से देखना बच्चों, बात यह है कि एपी जो मेरा है, ठीक है, जो एपी मेरा है वो क्या है, वो मेरा adhesive फोर्स है। ठीक है, दूसरी बात क्या है, एसी मेरा क्या है, एसी मेरा कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, एसी मेरा क्या है, एसी मेरा कोहेसिव फोर्स है। क्या है ये कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, अब यहां पर क्या मालूम है मुझको कि कॉन्क्यू मिनिस्कस में adhesive फोर्स इज ग्रेटर देन, ठीक है, adhesive फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स। एक और बात ध्यान से देखना, अगर आपको रिजल्टेंट के बारे में थोड़ा भी पता है तो आप देख सकते हो कि ये दो वेक्टर जो है, ये जो फोर्स वेक्टर्स है, इनका रिजल्टेंट कहां गिरने वाला है, इनका रिजल्टेंट यहीं गिरने वाला है, इनका रिजल्टेंट कहां गिरने वाला है, यही गिरने वाला है। मतलब कि मैं क्या बोलना चाहता हूं, ध्यान से देखना कि अगर ये यहां पे मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करवा लूं तो आपको वेक्टर एडिशन तो पता होगी ना कि इनिशियल का हेड, फाइनल का टेल, ये उसका क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिजल्टेंट। ये क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा उसका रिजल्टेंट। और ध्यान से देखो, इसका रिजल्टेंट का डायरेक्शन क्या है, टुवर्ड्स द सॉलिड, वो सॉलिड में आ रहा है, तो मतलब क्या होगा, adhesive फोर्स बड़ा होगा। क्या होगा बच्चों, adhesive फोर्स बड़ा होगा। क्या होगा, adhesive फोर्स बड़ा होगा। देख लो, फिर से देखो एक बार, अच्छे से समझना आप लोग, ठीक है, अच्छे से समझना। देखो एक काम करो, ये है इसका adhesive फोर्स का वेक्टर। ठीक है, अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आऊं, ठीक है, अगर मैं इसको पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आऊं तो मैं क्या देख सकता हूं, तो मैं क्या देख सकता हूं, क्या मैं ये देख पा रहा हूं, क्या मैं ये देख पा रहा हूं, ये है FA और ये है भाई साहब मेरा FC। ठीक है, अगर वेक्टर एडिशन मुझे याद है, टेल हेड करके, तो मैं क्या बोल सकता हूं, भाई इनिशियल का टेल, फाइनल का हेड ऐड करो, रिजल्टेंट कहां आ रहा है, रिजल्टेंट मेरा आ रहा है सॉलिड की ओर, रिजल्टेंट मेरा कहां आ रहा है, रिजल्टेंट मेरा आ रहा है सॉलिड की ओर। ठीक है, रिजल्टेंट कहां आ रहा है मेरा, सॉलिड की ओर आ रहा है। अब रिजल्टेंट कहां है, सॉलिड की ओर है, तो यहां पर क्या है, adhesive फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव
force and here we can see that resultant is perpendicular to the tangent। यहाँ पे क्या ये इसका टेंजेंट है ना भाई, ये इसका टेंजेंट है ना, ध्यान से देखो, ये इसका क्या है, ये इसका टेंजेंट है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है, समझ गए। जब कोहेसिव फोर्स इस ओर है, रिजल्टेंट इस ओर है, तो शेप कैसा बनने वाला है, मेनिस्कस शेप कैसा बनने वाला है, कॉनकेव मेनिस्कस ही तो बनेगा। और ये क्या है, ये है स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, कि ये जो पॉइंट है इसका इन्फ्लुएंस किधर तक होगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है, चलो बढ़ते हैं आगे। ये है कॉन्वेक्स वाला, बच्चों थियरी पढ़ लेना, जितनी बातें मैं बताने वाला हूं सब सारी की सारी बातें वहीं लिखी हुई है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम होगी पूछ लेना, इसे तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए, फिर भी आपके लिए एक बार मैं रीड कर देता हूं। देखो यहां पर फिगर शोज द ऑब्ट्यूज एंगल ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लिक्विड एंड अ सॉलिड, एग्जांपल मर्क्यूरी इन अ ग्लास बॉटल। चलो बेस्ट, पिछले वाले में एग्जांपल क्या लिया था, मिट्टी का तेल लिया था, केरोसिन ऑयल। कंसीडर अ मॉलिक्यूल सच एज ए ऑन द सर्फेस ऑफ द लिक्विड नियर द वॉल ऑफ द कंटेनर। डेफिनेटली तो वो दो फोर्स फील करने वाला, कौन सा, कोहेसिव फोर्स। द मॉलिक्यूल एक्सपीरियंस बोथ कोहेसिव as well as adhesive force. In this case also the net adhesive force AP acting on the molecule is horizontal since the wall is vertical. The magnitude of cohesive force is so large so that the net force AR is directed inside the liquid. For equilibrium or stability the surface, the net force AR is acting on the molecules similar to molecule A must be normal to the liquid surface at all points. The liquid near the wall should therefore creep inside against the solid boundary. This makes the meniscus convex so that its tangent AT is normal to AR. Its tangent AT is normal to AR. Obviously such as liquid does not wet the solid surface. देखो बच्चों यहां पर इक्विलिब्रियम में रखने के लिए ये जो रिजल्टेंट और ये जो टेंजेंट है, इन दोनों को हमेशा परपेंडिकुलर रहना होगा। मैं कॉनकेव वाला फिर से बता रहा हूं आपको, ठीक है। दोनों को हमेशा परपेंडिकुलर रहना ही होगा, तभी ये जो सरफेस है, ये सारे पॉइंट्स पे आपस में परपेंडिकुलर होंगे फॉर द इक्विलिब्रियम। क्या होंगे, सारे पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर होंगे फॉर द इक्विलिब्रियम। तो ये शेप कैसा होगा मेरा, देखो ना, ये सारे के सारे क्या है, परपेंडिकुलर है ना। ये यहां जाएगा तो भी परपेंडिकुलर, यहां जाएगा तो भी परपेंडिकुलर, तो शेप मेरा क्या बनने वाला है, कॉनकेव बनने वाला है। वही सेम हाल यहां पे होने वाला है बच्चों। फिगर फिर से रुको, मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूं, ठीक है। रुको, यहां भी हम लोग समझेंगे, ध्यान से देखना। अरे ये क्या हो गया, अच्छा ये कॉपी करना था, ओके चलो गया। चलो देखो यहां पर मैंने यहाँ पे क्या लिया, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया बाल को, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, अब पॉइंट लेने के बाद में मैंने मर्क्यूरी लिया बच्चों। मर्क्यूरी के बारे में मुझे क्या पता है बच्चों, कि मर्क्यूरी इज हैविंग अ लार्ज कोहेसिव फोर्स। तो ये क्या है, ये मेरा FC है, अच्छा एंगल ऑफ कांटेक्ट में तो आपको अभी कोई डाउट नहीं रहा होगा ना, ये एक टेंजेंट है और इसके अलोंग मेरा बन रहा है ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा, ठीक है। ये पूरा एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बन रहा है। देखो ना, ये जो सफेद लाइन नहीं है, ये वाली सफेद लाइन, ये एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बना रहा है ना, ठीक है। उसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको, मुझे पता है, ठीक है। फिर उसके बाद में ये जो लाइन है, ये क्या है मेरी, ये एडहेसिव फोर्स की लाइन है। किसकी लाइन है, ये एडहेसिव फोर्स की लाइन है, मर्क्यूरी है, दैट्स व्हाई कोहेसिव फोर्स इज वेरी मच लार्ज। तो आप क्या कर सकते हो बच्चों, भाई साहब, इसको यहाँ पे लेके आओ, इसको पैरेलल शिफ्ट करो, वेक्टर्स कैन बी पैरेलली शिफ्ट। तो यहाँ पर क्या होगा, आप लोग देख सकते हो, यार इनिशियल टू फाइनल हेड ज्वाइंट करो यार। रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, बाल को, रिजल्टेंट कहाँ जा रहा है, रिजल्टेंट मेरा जा रहा है टुवर्ड्स द लिक्विड, सो
I can say that cohesive force is greater than adhesive force. Cohesive force is greater than adhesive force. और क्या बोल सकता हूं? This resultant is always perpendicular to tangent. This resultant is always perpendicular to the tangent. So that ये जो इक्विलिब्रियम है वो बैलेंस रहे. ये जो इक्विलिब्रियम है वो बैलेंस रहे, तो इसका शेप क्या होना पड़ेगा? देखो ना बच्चों, ये हमेशा परपेंडिकुलर रहेगा. यहां भी रहेगा, यहां भी रहेगा, यहां भी, सारे पॉइंट्स पे ये परपेंडिकुलर रहेगा. जब ये सारे पॉइंट्स पे परपेंडिकुलर रहेगा तो शेप क्या बनने वाला है? क्या बनने वाला है? शेप बनने वाला है कॉन्वेक्स. यहां पे क्या बनने वाला है? यहां पर बनने वाला है कॉन्वेक्स मिनिस्कस. क्या बनने वाला है? यहां बनने वाला है कॉन्वेक्स मिनिस्कस. क्या बनेगा? कॉन्वेक्स मिनिस्कस बनेगा. कोई दिक्कत यहां पर नहीं है. बहुत बढ़िया यार. चलो देखो यार, थियरी अपने आप पढ़ लिया करो, ठीक है. अब देखो ये एकदम ना, मतलब क्या आप लोग बोल सकते हो, अगर हाईली प्योर वाटर दिया गया है, ठीक है, अगर हाईली प्योर वाटर दिया गया है बच्चों, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है? 0 डिग्री होता है. एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है बच्चों? ये जो थीटा की वैल्यू होती है ये नियरली 0 डिग्री पहुंच जाता है. यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू आपको मिलेगी वो नियरली क्या मिलने वाली है? 0 डिग्री मिलने वाली है. अगर क्या हो, आपको हाईली प्योर वाटर दिया जाए, ठीक है, which completely weights a solid of clean glass, ठीक है. the angle of contact in this case is almost 0 degree, ठीक है. in this case the liquid molecule near the contact region are so less in number, so the cohesive force is negligible. in AC is 0. AC क्या होगा बच्चों? यहाँ पर 0 बन जाएगा, जो हमने लिया नहीं है, मतलब कोहेसिव फोर्स वाला वेक्टर. एंड द नेट एडहेसिव फोर्स इटसेल्फ इज द रिजल्टेंट, ठीक है. एडहेसिव फोर्स क्या बन जाएगा? रिजल्टेंट बन जाएगा. दैट्स व्हाई AP and AR are the equal. Therefore the tangent AT is along the wall within the liquid and the angle of contact is 0. और यहाँ पर जो शेप मिलता है ना बच्चों, ये हेमिस्फेरिकल शेप मिलता है, आधे कटोरे जैसा शेप यहाँ पर आपको मिलेगा अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या हो जाए? 0 हो जाए. मतलब कैसा रहेगा वो मैं आपको दिखाता हूं, ध्यान से देखना. कैसा रहेगा वो ध्यान से देखना आप लोग. कैसा रहेगा ये ऐसा रहेगा, ठीक है. देखना, अगर एंगल ऑफ कांटेक्ट आपको अप्रोक्सीमेटली 0 मिलता है ना, 2 मिनट, बेस्ट है. दो मिनट बच्चों, बस मैं आपको दिखा रहा हूं. देखो कैसा मिलता है? ऐसा मिलता है, ठीक है. तो यहां पर ये जो है ना, ये अगर ये एंगल ऑफ कांटेक्ट अप्रोक्सीमेटली 0 हो ना, तो इसका शेप माध्यम में क्या होता है? हेमिस्फेरिकल होता है. कैसा शेप होता है बच्चों? इसका शेप होता है हेमिस्फेरिकल, ठीक है. आधे कटोरे जैसा शेप इसका ये मिलके आता है. चलो बढ़ते हैं आगे. अब ये देखो, एंगल ऑफ कांटेक्ट इज 90 डिग्री एंड द कंडीशंस फॉर कॉन्वेक्सिसिटी एंड कॉन्केविटी, ठीक है. कॉन्वेक्सिसिटी एंड कॉन्केविटी, ठीक है. अब ध्यान से देखना बच्चों, ये केस में आपको बता देता हूं कि ये पॉसिबल होता है. देखो यहाँ पे हाइपोथेटिकल लिक्विड लिखा हुआ है, बट ग्लास कैन नॉट बी हाइपोथेटिकल. अगर मैं सिल्वर ग्लास लेता हूं, ठीक है, अगर मैं सिल्वर ग्लास लेता हूं, तो वहां पर जो एंगल ऑफ कांटेक्ट मिलता है वो मेरा मिलता है मुझको 90 डिग्री. क्या मिलता है बच्चों? वो एंगल ऑफ कांटेक्ट मुझे मिलता है 90 डिग्री. मतलब कि अगर यहां पर ये मेरा बीकर है, ठीक है, तो ये एंगल ऑफ कांटेक्ट कितना होगा? ये होगा 90 डिग्री का होगा. जहां पर मैं ये बोल सकता हूं, जहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि एडहेसिव फोर्स एंड कोहेसिव फोर्स क्या होगा? आपस में बराबर होगा. तब तक लिख लो आप लोग बच्चों, ठीक है. अब तक मैंने जितना भी दिखाया सबको नोट डाउन कर लो आप लोग, ठीक है. इसको लिख लो आप लोग. चलो ठीक है बच्चों, लिख लिया आपने. चलो देखो, अभी यहां पर ये परफेक्ट 90 डिग्री होता है. लिक्विड का पता नहीं, बट ग्लास सिल्वर हो तो परफेक्ट मिल जाता है, ठीक है. चलो अब देखो, थ्योरी पढ़ लेना आप लोग, बट यहाँ पे ये ध्यान रखना कि AP वेक्टर इज इक्वल्स टू AC बाय √2, ठीक है.
फॉर एक्यूट एंगल एपी इज ग्रेटर देन AC बाय रूट टू एंड लेस देन AC बाय रूट टू। अब ये AC बाय रूट टू कहां से है? अरे भैया ध्यान देना कि ये अपने दो कंपोनेंट छोड़ेगा नहीं, साइन थीटा कॉस थीटा छोड़ेगा ना, बस वहीं से निकल जाएगा, एक 45 के ऊपर। ठीक है, देखो ना, और AC इज नियरली 45 डिग्री, एक यहां जाएगा और एक यहां जाएगा। डेफिनेटली बच्चों जब ये ऐसा जाएगा तो एक जगह साइन कंपोनेंट छोड़ेगा और एक जगह कॉस कंपोनेंट छोड़ेगा, तो एक से बनेगा AC बाय रूट टू और एक से बनेगा AC बाय रूट टू अगेन, क्योंकि साइन और कॉस 45 पे सेम होते हैं। फॉर एक्यूट एंगल जो AP का वैल्यू होगा वो क्या होगा? AC बाय रूट टू से बड़ा होगा। देखो ना, इसकी जो वैल्यू होगी AC बाय रूट टू क्या होगी? बड़ा होगा ना AP का। तब क्या होगा? जब AP बड़ा होगा, जब अधेसिव फोर्स बड़ा होगा, तो क्या बनने वाला है? एक्यूट एंगल, मतलब कॉन्क्यू मेनिस्कस बनने वाला है। और जब ऑब्ट्यूस एंगल मतलब AC बाय रूट टू छोटा होगा, ठीक है, जब AP छोटा होगा, सॉरी जब AP छोटा होगा, तो ये कोहेसिव फोर्स बड़ा होगा ना, ये कोहेसिव फोर्स यहाँ का बड़ा होगा, तो क्या बनने वाला है? कॉन्वेक्स मेनिस्कस बनने वाला है। इसका मतलब क्या है? ये बोल रहा है कॉन्केव मेनिस्कस के लिए। ये किसके लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है कॉन्केव मेनिस्कस के लिए। ये किसके लिए बोल रहा है? ये बोल रहा है कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए। ये किसके लिए बोल रहा है? बोल रहा है कॉन्वेक्स मेनिस्कस के लिए। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है? नहीं है आपको? ठीक है, चलो आ जाओ, बढ़ते हैं आगे। स्लाइडवा कहाँ गया? कोई नहीं, हाथ से निकाल लेते हैं। चलो ध्यान से देखना आप लोग। ठीक है, चलो देखो, अगर कॉन्क्यू मेनिस्कस होता है तो ये अपना क्या बनेगा? एंगल ऑफ कांटेक्ट बनेगा, जहां पे थीटा की वैल्यू क्या होगी? पाई बाय टू से लेकर जीरो तक, जीरो से लेकर पाई बाय टू के बीच में होगी, और जीरो के बराबर भी पहुंच सकता है ये। ठीक है, एंगल ऑफ कांटेक्ट पाई बाय टू के बराबर ही पहुंचेगा, लेकिन वहां पर ग्लास सिल्वर होना चाहिए, लिक्विड के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता, हाइपोथेटिकल लिक्विड होता है। और अगर ये कॉन्वेक्स मेनिस्कस हुआ तो ये अपना क्या होगा? ये अपना होगा एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या होगा? यह होगा अपना एंगल ऑफ कांटेक्ट, वेर यहाँ पे थीटा क्या होगा? पाई बाय टू से बड़ा होगा, बट पाई से छोटा होगा। क्या होगा? पाई बाय टू से बड़ा होगा, लेकिन पाई से छोटा होगा। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। चलो आ जाओ, चलो 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 चलो, देखो यहाँ पर अभी यहाँ पर क्या है? ये मान लो एक ड्रॉप ऐसा गिरा हुआ है इसके ऊपर, सरफेस के ऊपर। ठीक है, तो मैं क्या बोल सकता हूँ? अरे भाई, अरे भाई, यहाँ पर ये थीटा नहीं बन रहा। यहां पर अगर एक्यूट एंगल रहेगा तो मुझे पता है एक्यूट एंगल में क्या होगा? लिक्विड चिपकता है भाई, लिक्विड स्टिक टू दी सरफेस, लिक्विड स्टिक टू दी सरफेस, लिक्विड स्टिक टू दी सरफेस। ठीक है, बट अगर सपोज लो केस दूसरा है, अगर केस दूसरा है और वो स्पेरिकल शेप में ही है, और वो स्पेरिकल शेप में ही है, तो ये होगा उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट। क्या होगा? ये थीटा होगा। इस केस में लिक्विड डज नॉट स्टिक टू द सरफेस, लिक्विड डज नॉट स्टिक टू द सरफेस, डज नॉट स्टिक टू दी सरफेस। हमने अभी देखा, ठीक है, कि अगर कॉन्वेक्स हुआ मींस लेस देन, अगर ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो वो लिक्विड सरफेस से चिपकेगा नहीं, अगर लेस देन 90 डिग्री हुआ तो वो सरफेस से चिपक जाता है, सरफेस को वेट कर देता है वो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे आपका? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चलो देखो यहाँ पे अभी क्या दिख रहा है यहाँ पे आपको? शेप ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स ऑन अ सॉलिड सरफेस। देखो यार, ये आपके बुक में सेम ऐसा डायग्राम बना हुआ है। अब मुझे डायग्राम एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, ये आपका ये आपका ये क्या मालूम है? टेंशन लिए हुए हैं। ठीक है, देखो ना यहाँ पे, फोर्स ड्यू टू द सरफेस टेंशन एट द एयर लिक्विड इंटरफेस T3। ठीक है, तो यहां पर इसके टेंजेंट के अलोंग एक लिया, एक T2 यहाँ लिया, एक T1 यहाँ लिया। ध्यान से देखना, अभी हम लोग इसको अच्छे से देखते हैं। ठीक है, तो ये कहाँ एक सरफेस के अलोंग है, एक ये रहा, ठीक है, एक
ये रहा और एक ये रहा। अब ध्यान से देखना भाई भाई, ये T3 ये थीटा है, तो ये अपना एक कंपोनेंट और भी तो देगा, ये अपना एक कंपोनेंट और भी तो देगा। वो कंपोनेंट क्या होगा, क्या होगा, वो T3 cos थीटा नहीं होगा, वो T3 cos थीटा नहीं होगा। इस सरफेस के ऊपर, इसके ऊपर टेंशन तीन साइड से लग रहा है, फोर्स तीन तीन साइड से लग रहा है इसके ऊपर। एक ऐसा लग रहा है along the tangent, एक ऐसा और एक ऐसा। तो अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, तो मैं क्या लिख सकता हूं, T2 is balancing the, T2 is equals to T1 plus T3 cos थीटा, T1 plus T3 cos थीटा, ये लिख सकता हूं ना, क्योंकि एक ऐसा जाएगा ऊपर की ओर, इसका वो क्या होगा T3 sin थीटा होगा। उससे मतलब ही नहीं अपने को अभी के लिए। चलो, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, यहाँ मुझे मिल जाएगा T3 cos थीटा इक्वल्स टू T2 माइनस T1। नाउ cos थीटा क्या मिल जाएगा मुझे, ये मुझे मिल जाएगा T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T3। T2 माइनस T1 इज डिवाइडेड बाई T3। अब ये देखो, इसका ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, ध्यान से देखना, फॉर्मूला नहीं है कुछ, ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है। देखो, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी गेट द फॉलोइंग केसेस, इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 and T2 minus T1 is less than T3, is T2 minus T1 is less than T3, then cos theta is positive, the angle of contact of the theta is positive। देखो भाई, सीधी सीधी सी बात है, क्या कहना चाहता है, अगर cos थीटा मुझे पॉजिटिव चाहिए, देखो अगर cos थीटा मुझे पॉजिटिव चाहिए, तो मुझे पता है कि थीटा पॉजिटिव कब होता है, जब वो 0 से 90 के बीच में हो। अगर थीटा की वैल्यू 0 से 90 के बीच में हुई तो थीटा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। थीटा पॉजिटिव कब होगा, जब ये ऊपर वाला टर्म क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो T2 इज ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, T1 होना चाहिए। डेफिनेटली ये दोनों क्या होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। ठीक है, समझ गए। अगर ये ऐसा हुआ तो ये टर्म क्या आएगा, ये टर्म आएगा पॉजिटिव, और थीटा मेरा क्या होगा, और थीटा मेरा होगा एक्यूट। थीटा मेरा क्या होगा बच्चों, थीटा मेरा होगा एक्यूट। कोई प्रॉब्लम यहां तक आपको नहीं है, बिल्कुल भी। इसी का सेम जैसा केस, इसी के जैसा सेम केस कहाँ है आपका, बाजू वाले में है, कहाँ गया देख लो, बिल्कुल इसके जैसा ही है। समझ गए, बिल्कुल इसके जैसा ही है। देखो यहाँ पर इक्वेशन में क्या मिलने वाला है आपको, देखो इक्वेशन में क्या मिलने वाला है, T3 cos थीटा जाने वाला है किसके साथ में, इसके अपने दो कंपोनेंट देगा यहाँ पर, एक इस साइड देगा, ठीक है, और एक इस साइड देगा। ठीक है बच्चों, अपने दो कंपोनेंट देगा, एक ऐसे और एक ऐसे। एक बार एक काम करो, पहले आप लोग इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है, पहले इसको आप लोग नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, लिख लो ये सब आप लोग पहले, फिर हम लोग वहां पे जाते हैं। मैं कंटिन्यू भागा ही जा रहा हूँ, आप लोग देख लो इसको, एक एक स्लाइड में चेंज कर रहा हूँ, जो आपको लिखना है आप लोग लिख लो यहाँ से। ठीक है, पॉज पॉज मार मार के लिख लो। चलो बढ़ते हैं आगे। अब देखो यहाँ पर, ठीक है, देखो यहां तक आपको सब कुछ समझ गया था। इफ T2 इज ग्रेटर देन T1, देखो अगर T2 T1 से क्या हुआ, ग्रेटर हुआ, एक तो ये वाला कंडीशन दिया था, दूसरा क्या दिया था कि T2 माइनस T1 इज लेस देन T3, तो थीटा एक्यूट आएगा। देखो इसका मतलब क्या बच्चों, देखो अगर ऊपर वाला टर्म नीचे वाले से बड़ा हो जाए, अगर ऊपर वाला टर्म नीचे वाले से बड़ा हो जाए, तो ये cos थीटा क्या मिल जाएगा मेरे को, cos थीटा मिल जाएगा ग्रेटर देन 1। जरा सोच के देखो ना, कि अगर T2 माइनस T1 का जो टर्म है वो T3 से बड़ा हो जाए, ठीक है, सोच के देखो, सिर्फ इफ T2 माइनस T1, इसको लिखना मत अभी, इफ T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3, अगर ऐसा हो जाए तो भाई साहब cos थीटा तो आंसर तो 1 से बड़ा आएगा ना। मान लो ये 4 हो जाए, ये 3 रहे, ये रहे 4, ये रहे 3, तो 4/3 तो 1 से ज्यादा ही होता है, तो cos थीटा इज ग्रेटर देन 1। लेकिन भाई cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू ही 1 है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहां पर ये जो रिलेशन है, यहाँ पे ये जो रिलेशन है, इसको लेस देन होना पड़ेगा। यहां पर ये जो रिलेशन है, इसको लेस देन होना पड़ेगा, T2 माइनस T1 को T3 से छोटा होना पड़ेगा, ताकि थीटा एक्यूट रहे और cos थीटा पॉजिटिव रहे मेरा। समझ गए,
कोई प्रॉब्लम? इस लाइन का मतलब समझा आपको? इफ T2 इज ग्रेटर देन T1 एंड T2 माइनस T1 इज लेस देन T3 देन थीटा इज एक्यूट, then theta is acute and cos theta is positive, then theta is acute and cos theta is positive, ये भी बोल सकते हो हम लोग। चलो बढ़ते हैं आगे, अब यहाँ पे आ जाओ। इस केस में ध्यान से देखो, ध्यान से देखो आप लोग, ठीक है? अगर इक्वेशन वही पीछे वाला अपना, कौन सा वाला इक्वेशन देखो जो हमको मिल गया था, कहाँ गया वो? T2 इक्वल्स टू T1 प्लस T3 cos थीटा, cos थीटा क्या मिल गया था? T2 माइनस T1 अपॉन T3, ठीक है? मैं यहाँ पे लिख के लेता हूँ, cos theta equals to T2 minus T1 upon T3। चलो ध्यान से देखो, if T2 minus T1 is equals to T3, अगर T2 minus T1 की वैल्यू, ठीक है, लिख के लेता हूं मैं, if T2 minus T1 is equals to T3, भाई साहब क्या हो जाएगा? cos theta नियरली 1 नहीं मिल जाएगा? T3 upon T3, T3 upon T3, it is nearly 1, ठीक है? एंड थीटा इज नियरली इक्वल टू 0, एंड थीटा इज नियरली इक्वल टू 0, ये आपको समझ गया? चौथा वाला देखो, इफ T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3, अभी बताया था मैंने आपको, ठीक है? अब अभी बताया था मैंने आपको, क्या था वो? क्या था वो? इफ T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3, भाई अगर ये रेशियो T3 से बड़ा हो जाए, ठीक है, और दूसरा क्या लिखा, केवल एक को वहां पे भेज दिया है, ठीक है, T1 को वहां पे भेज दिया, और T2 इज ग्रेटर देन T1 प्लस T3, ये नहीं देखना तो मत देखो यार, कोई दिक्कत नहीं है, साइन चेंज किया सिर्फ। अगर ये फ्रैक्शन T3 से बड़ा बन जाए, भाई क्या आएगा? cos थीटा इज ग्रेटर देन 1 आएगा मेरा आंसर। भाई cos थीटा का आंसर क्या आएगा? ग्रेटर देन 1, विच इज इम्पॉसिबल। द लिक्विड स्प्रेड्स ओवर द सॉलिड सरफेस एंड ड्रॉप विल नॉट बी फॉर्म। भाई अगर cos थीटा 1 से ज्यादा हो गया ना, क्योंकि cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या है? मैक्सिमम वैल्यू 1 और मिनिमम वैल्यू -1 है, तो भाई अगर उससे ज्यादा वैल्यू हुआ तो ड्रॉप बनेगा ही नहीं, लिक्विड पूरे सरफेस पे फैल जाएगा। समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत है इसके अंदर? कोई दिक्कत है? नहीं है? चलो बेस्ट, ठीक है। ये सब आप लोग पढ़ लेना, बिल्कुल थ्योरी है, ये टेबल इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी पढ़ सकते हो आप लोग, ठीक है। नंबर्स याद कर लेना, वैसे बोर्ड में आते नहीं है यहां से क्वेश्चन, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, देखो कौन कौन से फैक्टर्स एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट को अफेक्ट करते हैं। द नेचर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड इन कॉन्टेक्ट, बेस्ट है। इंप्योरिटी अफेक्ट करता है, इंप्योरिटीज प्रेजेंट इन द लिक्विड चेंज द एंगल ऑफ कांटेक्ट। भाई हमने सॉल्युबल इंप्योरिटी और इनसॉल्युबल इंप्योरिटी के बारे में सरफेस टेंशन में देख लिया था, ठीक है। द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड एनी इंक्रीजेस, भाई यहाँ पे क्या बोझ दिया हूं, एनी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ अ लिक्विड डिक्रीज इट्स एंगल ऑफ कांटेक्ट। देखो एनी इंक्रीज इन द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड, अगर लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट घट जाएगा। फॉर अ गिवन सॉलिड लिक्विड सरफेस द एंगल ऑफ कांटेक्ट इज कांस्टेंट एट अ गिवन टेम्परेचर। देखो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंगल ऑफ कांटेक्ट की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो डेफिनेटली उसके वैल्यू में भी वेरिएशंस आएंगी, ठीक है। चलो ये कुछ आपके टेक्स्ट बुक के ही पैराग्राफ से, ठीक है। Effect of impurities, देखो when soluble substance such as common salt like sodium chloride is dissolved in water, the surface tension of water increases। मैंने आपको बताया था अगर soluble impurity है तो उसके वजह से surface tension of water बढ़ जाता है। When a sparingly soluble substance such as phenol or detergent is mixed with water, भाई देखो आपको कभी पता होगा कि फिनॉल का यूज साफ सफाई करने के लिए होता है, ठीक है, और वो soluble भी होता है, ठीक है। When a sparingly soluble substance such as फिनॉल और डिटर्जेंट, ध्यान में रखना एमसीक्यू में पूछ सकता है, फिनॉल और डिटर्जेंट इज मिक्स्ड विद वाटर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीज, ठीक है। सरफेस भाई एक केस में बढ़ रहा है सॉल्युबल होते हुए और एक केस में सॉल्युबल होते हुए भी घट रहा है, ठीक है, इसलिए ये ध्यान में रखना। फॉर एग्जांपल अ डिटर्जेंट पाउडर इज मिक्स्ड विद वाटर टू वॉश क्लोथ्स,
ड्यू टू दिस द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस एंड वाटर मेक्स गुड कॉन्टेक्ट विद द फैब्रिक एंड इट्स एबल टू रिमूव टफ स्ट्रेन्स। समझ गए क्या होगा? सरफेस टेंशन घट जाएगा, तनाव घट जाएगा, तो वो क्या होगा? गुड कांटेक्ट बना पाता है फैब्रिक के साथ में, जिससे कपड़े धोने में आसानी होती है। ठीक है। व्हेन इनसॉल्युबल इंप्योरिटीज एडेड इनटू वाटर सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस। डेफिनेटली यार इनसॉल्युबल के बारे में तो ध्यान में रखना, अगर इनसॉल्युबल इंप्योरिटी में मिला रहा हूं तो वहां पर क्या होगा? सरफेस टेंशन ऑफ वाटर डिक्रीजेस होगा। ठीक है। व्हेन इंप्योरिटी गेट्स एडेड टू एनी लिक्विड कोहेसिव फोर्स ऑफ दैट लिक्विड डिक्रीजेस। उस लिक्विड का कोहेसिव फोर्स भी घट जाएगा, which affects the angle of contact and hence the shape of the meniscus। यहां पर क्या लिखा हुआ है भाई? गोजागाजी हुआ है क्या? ठीक है। इफ मर्क्यूरी गैदर्स द डस्ट इट्स सरफेस टेंशन इज रिड्यूस्ड। देखो ना, इफ मर्क्यूरी गैदर्स विद द डस्ट देन सरफेस टेंशन ऑफ, तो इसका सरफेस टेंशन क्या होगा? घट जाएगा। इट डज नॉट फॉर्म स्फेरिकल ड्रॉप्स अनलेस द डस्ट कंप्लीटली रिमूव्ड। अगर आपके लैब में रहेगा मर्क्यूरी तो ये ट्राई करके जरूर देखना आप लोग। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, बिल्कुल थ्योरी है। मैंने आपको लाइन बाय लाइन आपके टेक्स्ट बुक का बताया यहाँ पर और एकदम अच्छे से बताया है। वो रिजल्टेंट वाला ध्यान में रखना कि जब कॉन्क्यो बनता है तो रिजल्टेंट कहाँ रहता है? सॉलिड की ओर रहता है, मतलब अडहेसिव फोर्स के साइड में होता है। और जब कॉन्वेक्स बनता है तो रिजल्टेंट कोहेसिव फोर्स के साइड में होता है। और वो टेंजेंट और वो रिजल्टेंट आपस में क्या होते हैं? परपेंडिकुलर रहते हैं, 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। वो इंपॉर्टेंट है, थियरी पूरी पढ़ लेनी है आपको। ठीक है। वो T2 माइनस T1 अपॉन T3 इक्वल्स टू कॉस, वो ध्यान में रखना। एमसीक्यू में पूछ सकता है। ठीक है। कभी कभी इम्पॉसिबल वाला भी पूछ लेगा कि इफ T2 माइनस T1 इज ग्रेटर देन T3, ठीक है, देन विच शेप इज फॉर्म्ड, ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। ठीक है। तो इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे सवाल लगाएंगे आपको, लेकिन पहले आपको आपकी थियरी, आपका टेक्स्ट बुक बहुत अच्छे से रीड करना है और जो मैंने बताया उसको बार बार रिवाइज करना है कंटिन्यूशन पे। ठीक है बच्चों, कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं है। देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये एक लास्ट, ये आप लोग पढ़ लेना। ठीक है। द सरफेस टेंशन ऑफ अ लिक्विड बिकम्स जीरो एट क्रिटिकल टेम्परेचर। इंपॉर्टेंट लाइन है यार। ठीक है। एट क्रिटिकल टेम्परेचर द सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड बिकम्स जीरो। ध्यान में रखना, एकदम ध्यान में रखना। ठीक है। कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो यहां पे आपका ये टॉपिक फिनिश होता है। कौन सा टॉपिक? एंगल ऑफ कांटेक्ट का। अच्छे से हमने इसको पढ़ लिया है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं, क्योंकि आज सिर्फ आज सिर्फ थ्योरेटिकल पार्ट था अपना। ठीक है। आज सिर्फ अपना थ्योरेटिकल पार्ट था। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखना, आपने जितना कुछ भी पढ़ा हुआ है वो सब आपको रिवाइज करके आना है अगली बार, क्योंकि अगला जो अपना टॉपिक है, खास करके ये प्रूफ आपको बार बार पढ़ना है। ठीक है बच्चों। अब अगला जो अपना टॉपिक है वो अपना टॉपिक है कैपिलरी एक्शन वाला। कैपिलरी एक्शन में हम लोग टी का एक नया फॉर्मूला पढ़ने वाले हैं। ठीक है। एक दो नए रिलेशन देखने वाले हैं। उसके बाद में मैक्स टू मैक्स 2 और लेक्चर, ये चैप्टर आपका ओवर। फिर एक वीडियो मेरा आएगा न्यूमेरिकल्स के ऊपर। भाई साहब सच बता रहा हूं मैं, इतना करने के बाद में जितने क्वेश्चन मैं आपको करवा दूं, न्यूमेरिकल्स आपको हल्के लगेंगे, खुद बता रहा हूं मैं, न्यूमेरिकल्स आपको बहुत हल्के लगने वाले हैं। फिर हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑसिलेशन। ठीक है। ऑसिलेशन, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स और वेव ऑप्टिक्स, ये तीनों एक ही जैसे हैं, तो एक साथ में इनको हम लोग निकाल लेंगे। फिर जाएंगे केटीजी और थर्मोडायनेमिक्स पे। ठीक है बच्चों। चलो तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल। पढ़ते रहिए, खुश रहिए और जो भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए। चलिए बाय।